हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे हमें अकाउंटिंग के पेपर को अटेम्प्ट करना है, यानी कि खासकर जो प्रेजेंटेशन होती है। कई बार जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे मन में ये डाउट होता है कि हमें अपना आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। और खासकर अगर आपका टारगेट है कि आप 95 प्लस मार्क्स लेकर आओ, तो जस्ट आंसर ठीक होने से बात नहीं बनेगी, आंसर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने एक आईसीआई का सजेस्टेड आंसर लेटेस्ट पेपर का लगा रखा है। अब ये सजेस्टेड आंसर तो आईसीआई जो बनाता है तो ऑब्वियसली बिल्कुल प्रिंटेड होता है। अब हम ऐसा प्रिंटेड फॉर्मेट तो अपने एग्जाम में नहीं कर सकते रियल टाइम में, लेकिन जितना क्लोज टू दिस प्रेजेंटेशन आप अपने आंसर को रख पाओगे या अपने आंसर के फ्लो को बना पाओगे, तो उतना आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। प्रेजेंटेशन का कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि अगर आपके आंसर में कुछ भी 19-20 होता है तो आईसीआई इन बातों का भी ध्यान रखता है कि आपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करा है, वर्किंग नोट कैसे शो करे हैं, थ्योरी का आंसर कैसे लिखा है। तो इन सब बारीकियों पर हम इस वीडियो के अंदर नजर डाल लेंगे, राइट। तो जैसे आप जानते हो कि ये जो क्वेश्चन पेपर आता है हमारे एग्जाम में, वो इसी तरह का होता है कि आपका क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी होता है और आपको 4 क्वेश्चंस कोई भी करने होते हैं। अब जनरली जो क्वेश्चन 1 होता है बच्चों, वो हमारा एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, जैसा आप यहां पर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, और हर ट्रू फॉल्स का 2 नंबर होता है ना। अब बच्चों को कई बार लगता है कि खाली ट्रू या फॉल्स लिखने से 2 नंबर मिल जाएंगे। पहली बात तो ऐसा नहीं है, हमें रीजन लिखना पड़ता है। अब रीजन अगर ट्रू है तो भी कैसे लिखना है, या फॉल्स है तो भी कैसे लिखना है, और एग्जाम में ट्रू फॉल्स के आंसर को शो कैसे करना है, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं सजेस्टेड आंसर का। तो फॉर एग्जांपल ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हो, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना है, जो हमारा मेन आंसर है। अगर फर्स्ट पॉइंट का आंसर है फॉल्स तो फॉल्स लिखा, फिर फॉल्स तो फॉल्स लिखा या फॉल्स। तो सबसे पहले जो हमारा मेन आंसर है वो लिखा, और उसको देखो यहां पर उन्होंने बोल्ड कर रखा है। तो अब आप बोल्ड तो नहीं कर सकते एग्जाम में, आप ब्लॉक बना देना, ताकि एग्जामिनर की निगाह एकदम पड़े कि अच्छा फोर्थ का आंसर फॉल्स है, फिफ्थ का आंसर फॉल्स है, तो एटलीस्ट बच्चे का ये तो सही हो गया। अब उसके बाद जो नंबर 6 है, यानी कि ट्रू, तो उसमें ट्रू को हाईलाइट कर लिया। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि कैसे हमें रीजन लिखना है। अब देखो, कोई भी पॉइंट जो होता है उसमें रीजन आपको सही से मेंशन करना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट है, उसमें उन्होंने कुछ बोला कि भाई ऐसे 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 हुआ, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा क्या, तो हमने कहा नहीं होगा। तो हमने उसका अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया कि इससे हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मतलब आपको वो एप्ट रीजन बताना पड़ेगा जिस वजह से आप इसको फॉल्स कह रहे हो। अच्छा, कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है ट्रू में, कि सर अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं क्या रीजन दूं, क्योंकि ट्रू है तो ट्रू है, फिर तो क्या रीजन बनेगा। अब जैसे यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उन्होंने बोला एज पर सेक्शन 52 कंपनी में यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम टू राइट ऑफ इट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो वैसा तो ट्रू है, लिखा है सेक्शन 52 में कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस बात को भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तरीके से रीजन के फॉर्म में बताना पड़ेगा कि भाई सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट ये अलाउ करता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। तो आपको रीजन मतलब ये है कि प्रॉपर लिखना ही पड़ेगा, चाहे ट्रू हो या चाहे फॉल्स हो। बिना रीजन लिखे आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका हो गया अगर आप ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन की बात करते हो तो, है ना। तो मेन आंसर को ब्लॉक कर लिया और रीजन आगे लिख लिया, पॉइंट वाइज पॉइंट। फिर इसमें दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली एक पार्ट थ्योरी क्वेश्चन का होता है। जैसे यहां पर एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसके एडवांटेजेस बताओ और इसके लिमिटेशन भी बताओ। तो अगेन थ्योरी क्वेश्चन है, तो अब हम इसको अच्छा प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो वो जितने पार्ट्स पूछ रहा है हम उसको आंसर दे सकते हैं। तो देखो यहां पर उन्होंने पैराग्राफिक फॉर्म में आंसर बना रखा है। तो जैसे पहले मीनिंग पूछा तो एक अच्छा सा मीनिंग वाला पैराग्राफ आ गया, ठीक है ना। अब आप एग्जाम में इसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हो कि भाई एएस जो है 4 चीजों में डील करता है, हमने पढ़ा है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर। तो ऐसा आ गया। उसके बाद उन्होंने एडवांटेजेस के बारे में ये पैराग्राफ दे दिया कि एडवांटेजेस जो हैं वो ये होते हैं पॉइंट वाइज। और फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने लिमिटेशन की बात बता दी कि ये उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन ने जो पूछा उस ऑर्डर में क्वेश्चन का आंसर हमने पैराग्राफिक फॉर्म में पूरा दे दिया, ठीक है। उसके बाद तो खैर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, आओ वो आपको सीधा दिखा देता हूं। अब जैसे एक जर्नल का क्वेश्चन है, तो अब जर्नल के क्वेश्चन में देखो छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले तो फॉर्मेट देखो, है ना। फॉर्मेट में 5 कॉलम आते हैं,
तो कोशिश करो पांचों बने। हेडिंग आती है किसकी बुक्स है ना, फिर आप डेबिट क्रेडिट ये सब एंट्री तो लिख ही लेते हो। देन नरेशन, अब नरेशन कई बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन देखो सजेस्टेड आंसर बोलता है कि नरेशन आपको लिखनी है। अब पूरी की पूरी एग्जैक्ट ना लिख पाओ तो शॉर्ट में तो जरूर लिख दो। फिर उसके बाद देखो इन्होंने लाइन लगा रखी है। जर्नल के फॉर्मेट में जब आप हर पॉइंट के बाद ऐसा एक लाइन लगाते हो तो उससे थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है, एग्जामिनर का प्रेजेंटेशन बेहतर लगती है। तो हर एंट्री के बाद आप कोशिश करो ऐसे लाइन लगा दो, तो उससे क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। कई बार क्या होता है, आप आंसर 2 का लिख रहे हो, वो एग्जामिनर को लग रहा है तो 3 तक पहुंच गया, गैप नहीं दिख रहा। तो हर लाइन, हर एंट्री के बाद ऐसा लाइन लगा दो, है ना, और नरेशन लिखते रहो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब मान लो हम कोई भी एंट्री लिख रहे हैं, अब किसी एंट्री का अमाउंट बहुत ही क्रिटिकल तरीके से आ रहा है, तो अब उसकी वर्किंग देखो अलग से शो करनी है। उसके ब्रैकेट में लिखा वर्किंग नोट 1, फिर वर्किंग नोट के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि कैसे हमने वो 50,000 रुपए की फिगर निकाली, या जो भी फिगर है वो हमने निकाली। कई बच्चे इसमें भी गड़बड़ करते हैं, वो पहले वर्किंग नोट बनाते हैं और बाद में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो गलत होता है। देखो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो जब भी आप क्लाइंट को आगे चलकर क्लाइंट को अपनी चीजें प्रेजेंट करोगे तो क्लाइंट को वर्किंग नोट से मतलब नहीं होता, क्लाइंट हमेशा फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट देखता है। तो ऐसी आपको फेस ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा मेन चीज दिखानी है। तो जर्नल पूछा है तो जर्नल दिखाना है। अब उसके अंदर कुछ आपको खिचड़ी पकानी है, कुछ आपको वर्किंग करने हैं, वो बाद में शो करना है। तो ये एक बारीकी बात याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा नॉर्मल है ना, इसमें भी देखो जर्नल एंट्रीज करनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, इसमें हमको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, है ना। और इसके अंदर देखो क्या होता है, इस तरह से वो क्वेश्चन चिपका देता है कि ऑल्सो शो द वर्किंग। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये दे देता है कि ऑल्सो शो द वर्किंग, वहां पर आपको अपने वर्किंग नोट्स को भी सुंदर बनाना है, ऐसा नहीं कि वो बेकार बनाना है। इसका मतलब है कि क्लाइंट आपसे कह रहा है कि सीए साहब मुझे वर्किंग भी दिखाओ कायदे से, तभी मैं लाखों रुपए की फीस दूंगा आपको, तो वर्किंग को तमीज से दिखाना पड़ेगा। बाकी जर्नल एंट्री मैंने आपको बता ही दिया, सारे कॉलम्स अच्छे से बनाओ, नरेशन लिखो और एक लाइन लगा दो। तो जर्नल को तो अब स्टैंडर्ड फॉलो करना, पूरे कोर्स में जब भी जर्नल आएगा ये 2-3 बातें जर्नल के अंदर फॉलो करनी है, फॉर्मेट, लाइनें, नरेशन और सुंदर सुंदर जो भी पूछ रहा है वो सारी एंट्रीज आ जाएंगी। और उसके बाद देखो वर्किंग बाद में, कुछ वर्किंग करनी है तो बाद में आएगी। तो ये देखो वर्किंग में जो भी हुआ वो बाद में आया, ठीक है। अब ऐसे ही देखो जो डेप्रीसिएशन में क्वेश्चन ने कहा कि लेजर अकाउंट शो करो, तो पहले हमको लेजर अकाउंट शो करना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन है तो पहले वो वर्किंग करेंगे, ड्राइंग बना लेंगे या कुछ कैलकुलेशन दिखा देंगे। नहीं, क्लाइंट को मतलब नहीं है, क्लाइंट तो कह रहा है मुझे फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट दिखाओ, मेरा लेजर दिखाओ, तभी तो लाखों रुपए फीस मिलेगी आपको। तो आपको पूरा लेजर पहले उसको दिखाना है। अब लेजर तो जो बनाओगे बन गया, पूरा बन गया। अब ऑब्वियसली लेजर के अंदर देखो बहुत सारी चीजें आपको वर्किंग में शो करनी पड़ती हैं, तो वो वर्किंग नोट बाद में शो करेंगे और उसमें 1 बाय 1 देखो हमको तमीज तहजीब से वर्किंग दिखानी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपने तो कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लिया कि भाई मेरा तो आ गया, मेरा तो लॉस आ रहा है 19,83,988, लेकिन क्लाइंट कहेगा भाई वर्किंग तो दिखाओ। तो आपको वर्किंग थोड़ा ढंग से इसलिए दिखानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। अगर क्वेश्चन ना बोलता शो योर वर्किंग्स तो फिर आप थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट कर सकते थे, थोड़ा सा इसको मतलब छोटा भी लिख सकते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला है वर्किंग दिखाओ तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा कि क्या था, क्या माइनस हुआ, फिर क्या आया, फिर क्या माइनस हुआ, फिर इतने का बेचा, इतने का लॉस आया। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि हर वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। अगर आप ये शो नहीं करते तो आधा एक नंबर रिस्क पर चला जाएगा, फिर आपका जो अच्छे मार्क्स लाने का सपना है वो शायद थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है। अब जैसे ये भी अलग अलग क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन में अब आपको पता चल गया अगर लेजर बनाना है या जर्नल करना है, 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं और तो कुछ अतरंगीबाजी है नहीं। तो चाहे कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है, लेजर बनाना है तो सबसे पहले फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट जो पूछ रहा है वो दिखाना पड़ेगा। उसके अंदर जितनी भी वर्किंग्स आ रही हैं वो हमको बाद में शो करनी पड़ेगी। तो पहले फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया, उसके बाद वर्किंग नोट आएगा। अब उसमें चाहे आपने बैलेंस शीट शो करनी है, कोई कैलकुलेशन शो करनी है, तो वो सब बातें हमको देखो ढंग से लिखकर दिखानी पड़ेगी। कई बार हम क्या करते हैं वर्किंग में सिर्फ प्लस माइनस लिख दिया, आंसर निकाल दिया, लेकिन क्लाइंट को क्या पता आप क्या जोड़ रहे हो, क्या घटा रहे हो। तो मतलब आप कोशिश करो जितना क्लोज टू दिस प्रेजेंटेशन रख सकते हो अपने आंसर को उतना बेटर होगा। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो पहले फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया,
कि जो वो पूछ रहा है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट पूछ रहा है, पूरा हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स आएंगे, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, आप कुछ और चीज कैलकुलेट कर रहे हो, वो सब वर्किंग नोट में बाद में अलग से शो करेंगे, राइट। तो इसी तरह से देखो हर क्वेश्चन का अगर आपको पूरा सजेस्टेड आंसर में देखोगे तो इसी फ्लो ऑफ ऑर्डर को आप पाओगे। पहले मेन सॉल्यूशन आएगा, देन वर्किंग नोट आएगा, है ना। तो पहले मेन सॉल्यूशन, फिर वर्किंग नोट आएगा। अच्छा, फिर जैसे जो लास्ट क्वेश्चन होता है, एक बार वो भी दिखा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन जो होता है जनरली वो होता है अपने कंपनी अकाउंट्स का। अच्छा, जैसे बीच में बीआरएस का क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्वियसली बीआरएस का फॉर्मेट आपको पता ही है, उसमें तो चलो एक ही सिंपल फॉर्मेट होता है, वो हम कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो होता है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो कंपनी अकाउंट्स का होता है, उसमें हमको जर्नल एंट्रीज ही मांगता है जनरली। तो देखो पहले हमको सारी जर्नल एंट्रीज शो करनी है, सेम फॉर्मेट के साथ, देखो नरेशन के साथ, बीच में लाइंस भी लगा दी देखो सुंदर बनाने के लिए। और उसके बाद उसने जो भी मांगा पूरा सॉल्यूशन आ गया, फिर इसमें बैलेंस शीट मांगा, नोट्स मांगा, वो पूरा सॉल्यूशन आ गया। और बाद में ही अपनी वर्किंग नोट शो करनी है। प्लीज मेक श्योर कभी भी फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट में आप पहले क्लाइंट को वर्किंग नहीं दिखाओगे, नहीं तो आपकी लाखों रुपए की जो क्लाइंट से फीस लेने वाले हो वो नहीं मिलने वाली। क्लाइंट पहले आपसे मांगता है मेन चीज, अब उस मेन चीज के अंदर जो भी वर्किंग है वो बाद में अलग से शो होती है। अब ऐसी कंपनी अकाउंट्स के इस क्वेश्चन में भी वर्किंग सारी बाद में शो करेंगे कि कैसे कैपिटल रिजर्व निकाला, कैसे हमने बाकी चीजें निकाली। तो सेम अगर आप पूरे उसमें देखोगे पेपर के अंदर, तो सेम जर्नल एंट्री है, तो देखो वही फॉर्मेट, नरेशन, लाइनें, डेबिट क्रेडिट और अमाउंट, तो सेम स्टैंडर्ड फॉलो करना है। और अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसमें एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन भी था, तो उसका आंसर आपको अपने अच्छे तरीके से लिखना है, कोशिश करना है पॉइंट्स में, और कोशिश करना है कुछ कीवर्ड जो हो उनको मार्क करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे अपने अकाउंट्स के आंसर को प्रेजेंट करना है। और कोशिश करो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में कि जितना क्लोज टू दिस आंसर कर सको प्रैक्टिस के दौरान उतना करो। ये मत सोचना कि अभी तो घर में प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं लीनेंटली कर लेता हूं और सीधा एग्जाम में ऐसा करूंगा, तो फिर हाथ नहीं चलेगा और टाइम वेस्ट होगा। तो अभी ही अपनी प्रैक्टिस में ऐसी हैबिट रखो कि मैं कुछ भी करूंगा, प्रैक्टिस भी करूंगा, तो इसी प्रेजेंटेशन के जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज रहने की कोशिश करूंगा। तो इससे आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि कौन से आंसर के लिए कितनी जगह छोड़ते हैं, वर्किंग नोट कितने पेज बाद करते हैं। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, इसका कोई नियम नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस आप अभी से अपना शुरू करोगे तब एग्जाम में इस प्रेजेंटेशन तक पहुंच जाओ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको शेयर कर देना, और कोई भी मन में डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना।